Hello everyone. Today I will start complex analysis. This is the first lecture. First of all, what is a complex number? Uh, Take C is a set x plus iy such that x comma y belongs to R, where I is equals to root over minus 1. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो जो नंबर x प्लस आई वाई इस टाइप से दिखता है उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जहाँ पे x एंड y दोनों आर से बिलोंग करेगा। और i एक्चुअली क्या है? i कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो रूट है वो i है। अच्छा, जैसे कि हम क्या करते थे जब हम रियल में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ते थे, वहाँ पे एक्चुअली हम कुछ ओपन सेट के ऊपर काम करते थे। तो जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी हम डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर हम काम ओपन सेट के ऊपर करेंगे। बाद में जाके ओपन सेट प्लस कनेक्टेड सेट, इसके ऊपर ज़्यादा काम होगा, जिसको हम रीजियन बोलते हैं। ठीक है, तो रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? तो एक क्वेश्चन देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन देता हूँ। इफ इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r such that f belongs to c infinity r, then f of x is equals to n is equals to 0 to infinity a n x minus x naught to the power n for each x naught belongs to r, for all x belongs to x naught minus r to x naught plus r। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर मेरे पास एक फंक्शन है r से r तक, ठीक है, और जो मेरा फंक्शन है वो एक सी इंफिनिटी फंक्शन है। सी इंफिनिटी फंक्शन का मीनिंग क्या है? इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल। मतलब एफ डैश एग्जिस्ट करेगा पूरे आर में, एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा पूरे आर में, एफ ट्रिपल डैश एग्जिस्ट करेगा, सब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है, क्या तब उस फंक्शन को मैं पावर से लिख सकता हूँ उस फंक्शन का? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, this is not true. Why? Why? Take fx is equals to e to the power minus 1 by x square
x is when x is greater than 0 and 0 when x is less than equals to 0. तो यहाँ पे मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं कि ये जो मेरा फंक्शन f है वो एक सी इंफिनिटी फंक्शन है. दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. ये जो मेरा फंक्शन f है वो सी इंफिनिटी फंक्शन है. ये चेक करना बहुत ही आसान है. मैं अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट दिन इसको करा दूंगा. ठीक है. मतलब देखना पड़ेगा एफ डैश एग्जिस्ट करेगा, एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा, एफ ट्रिपल डैश एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. तो इसको मैं अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन करा दूंगा. ठीक है. तो ये जो मेरा एफ एक्स है, ये जो मैंने फंक्शन लिया ये सी इंफिनिटी फंक्शन. अभी दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज. fn of 0 is equals to 0 for all n belongs to natural number. एक्चुअली सेकेंड वाला ही इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले का ही पार्ट है सेकेंड वाला. 0 पॉइंट भी चलना जरूरी है. 0 राइट साइड में अगर जाएंगे तो उधर तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, उधर तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइंड है. ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा तो उधर तो जीरो डिफाइंड है. यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम होगा तो 0 पॉइंट प्रॉब्लम होगा. ठीक है. तो सेकेंड वाला देखना, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला देख लिया तो फर्स्ट वाला डन. ठीक है. सो नाउ दिस द फर्स्ट टास्क. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं इस फंक्शन को पावर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकता हूँ क्या? अगर इफ पॉसिबल let there exist r greater than 0 such that, अगर मैंने लेट कर लिया कि fx को मैं 0 के रेस्पेक्ट में पावर सीरीज एक्सपेंशन कर सकता हूँ. अच्छा, मैं एक बार बार एक काम बोल रहा हूँ, पावर सीरीज एक्सपेंशन. एक्चुअली यहाँ पे जो दिया है ना वो एक्चुअली पावर सीरीज ही दिया है. ठीक है. थोड़ा बहुत रुक जाओ, अभी सुनते जाओ पहले. समेशन ऑफ ए एन x minus 0 to the power n for all x 0 minus r 0 plus r for all x belongs to x minus r x belongs to 0 minus r 0 plus r. ओके. अगर ऐसा मुझे एक r मिल गया जिसके लिए मैं एफ ऑफ एक्स को पावर सीरीज एक्सपेंशन कर सकता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होगा? देन यहाँ पे जो मेरा ए एन होगा वो क्या होगा? ए एन होगा एफ एन जीरो बाई एन फैक्टोरियल. अभी क्वेश्चन, अच्छा मैं बाद में ये सब बोलता हूँ. अभी जो मैंने सेकेंड एक्सरसाइज दिया है इसको एक बार ऑब्जर्व करते. एफ एन जीरो तो जीरो है, तो ये तो हमेशा जीरो होगा. फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. बट एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मेरा एक्स पॉजिटिव हो गया तब भी तो मेरा ये वाला जो एक्सटेंशन है ये तो ऑलवेज रहेगा, जो एक्चुअली एफ एक्स के साथ इक्वल नहीं है. राइट. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया ना. अच्छा, जो जो चीज यहाँ पे मैंने यूज किया पहले उसको बोल देता हूँ. अचानक से मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया और एक क्वेश्चन दे दिया ना. पहले तो बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया. तो क्यों ऐसा क्यों मैंने किया, थोड़ा रुक जाओ मैं बताता हूँ. तो देखो, पहले मैंने यहाँ पे ये वाला एक फॉर्मूला को यूज किया है जो एक्चुअली जब हम रियल एनालिसिस में पढ़े थे, पढ़ेंगे बाद में अलग से रियल एनालिसिस के कोर्स में. पावर सीरीज जब पढ़ेंगे उधर भी पढ़ेंगे, इधर भी पढ़ लेंगे थोड़ी देर बाद. अभी पढ़ लूंगा, अगर पावर सीरीज एक्सपेंशन थोड़ा प्रॉब्लम है तो अभी पढ़ लूंगा कुछ देर बाद.
लेकिन रियल एनालिसिस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा रुक जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, रियल एनालिसिस में फिर से पढ़ेंगे इसको। तो वहां पे ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये जो मेरा कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट क्या होता है, एफ एन ऑफ, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जीरो है इसलिए जीरो हुआ है, यहाँ पे अगर जीरो की जगह एक्स नॉट होता तो यहाँ पे मैं एक्स नॉट लिखता, बाई एन फैक्टोरियल, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है वहां से मैंने लिखा एफ एन ऑफ जीरो इज जीरो, उसका यूज मैंने किया तो मेरा क्या आ गया, एफ एक्स जीरो आ गया ना। अगर एक्स पॉजिटिव भी है तो तब भी जीरो आया, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव है तो उस टाइम पे मेरा फंक्शन ये है, तो जीरो के साथ इक्वल नहीं है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है। यहाँ था, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो एक चीज हम लोगों ने ये नोटिस किया, मेरे पास एक सी इंफिनिटी, ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन सी इंफिनिटी फंक्शन है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है, बट ये वाला फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, राइट। ये हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया ना, रियल एनालिसिस में ऐसा होता है, बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। अगर फंक्शन सी इंफिनिटी हो जाता है तो वो पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल है, ऐसा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने अभी बोला, यही डिफरेंशिएट करते हैं रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, यही हमारा मोटिवेशन है। वहाँ पे जाके हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ कुछ चीज पढ़ेंगे जो एक्चुअली रियल में मिसिंग था, और वो सब चीज कॉम्प्लेक्स में आ गया, तो कॉम्प्लेक्स में इतना शानदार चीज हम लोगों को मिल गया है। अगर सी इंफिनिटी क्या, अगर मेरा फंक्शन होलोमॉर्फिक है तब वो, एक बार होलोमॉर्फिक मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, जो हम लोग रियल में डिफरेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स में उसको जाके होलोमॉर्फिक बोलते हैं। अगर होलोमॉर्फिक हो गया तो वो, उसका डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ट्रिपल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक्चुअली उसका पावर सीरीज मिल जाता है, ठीक है, इसलिए डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बाद में जाके बोलता हूँ। तो अभी तक ये तो समझ में आया ना, व्हाट इज द मोटिवेशन टू रीड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एनालिसिस में अगर एक सी इंफिनिटी फंक्शन है, उसका पावर सीरीज, यही जो मैंने लिखा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, यही होता है पावर सीरीज। कॉम्प्लेक्स में ये होता है, कॉम्प्लेक्स में दिस इज ट्रू, बट रियल में ये ट्रू नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। नाउ algebra on complex numbers, algebra on complex numbers क्या है, algebra complex number क्या है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा c है, क्या वो R2 के साथ इक्वल होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। ये जो मैंने आइसोमॉर्फिक दिया है ना, ये बहुत सारे चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये फील्ड के हिसाब से आइसोमॉर्फिक है, क्या ये वेक्टर स्पेस के हिसाब से आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, क्या दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, बहुत सारा कुछ आता है। हाँ, तो एक चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं, एक्स प्लस आई वाई को हम थोड़ा इस टाइप से दिख रहे हैं, जैसे कि मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सभी करना चाहता हूँ। तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करके मैं यही बोल देता हूँ, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, अगर वो x1 प्लस I1 टाइप का हुआ, एंड Z2 मेरा x2 प्लस IY2 टाइप का हुआ, तो Z1 प्लस माइनस Z2, प्लस माइनस नहीं करके प्लस करके पहले लिखता हूँ, उसके बाद माइनस को लिख देता हूँ। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, x1 प्लस y1, ठीक है, प्लस I इंटू वाई, x1
प्लस x2 प्लस आई इंटू y1 प्लस y2। अगर यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। अभी अच्छा, ये तो इजी चीज है, ये सब लोग हम जानते ही है। नेक्स्ट, इन सब चीजों के ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। Z1 अगर इस टाइप का है, Z1 इंटू Z2 क्या होगा, राइट, x2 प्लस आई y2। ये क्या होगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई इंटू x2 y1 प्लस x1 y2। ठीक है क्या, अच्छा अच्छा, और 1/z मीन्स x प्लस आई वाई। ऑब्वियसली अगर मैं 1/z कर रहा हूँ तो z इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो 1/z क्या होगा, अभी मैं ऊपर नीचे x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो करूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जेड अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स एंड वाई में से एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो नीचे वाला टर्म जो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म भी नॉन जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, व्हाट इज जेड बार, व्हाट इज जेड बार, जेड बार क्या है, जेड बार कुछ नहीं, अगर मेरा जेड एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार होगा एक्स माइनस आई वाई। नाउ व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर ये मेरा जेड है तो जेड बार क्या होगा, ये मेरा एक एक्सिस है, ठीक है। इस एक एक्सिस के थ्रू ये जो जेड है पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन मींस दिस इज माय जेड बार, ठीक है। एक्चुअली कुछ नहीं, जेड एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जेड एक्सिस के थ्रू हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं एक सर्किल ले लेता तो सर्किल के थ्रू भी हम कुछ रिफ्लेक्ट करते, ठीक है। उसका कुछ एक्चुअली जेड बार यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अगर मुझे कुछ एक सर्किल को मिरर लेके उसके थ्रू रिफ्लेक्ट करते तो कुछ और आता, ठीक है। तो उसमें मैं उसको मैं ज़्यादातर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। जो जिस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करूंगा। तो अगर लगेगा कि इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए तो मैं इसको बाद में भी डिस्कस करा सकता हूँ, इसमें बाद में भी टाइम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोड ऑफ जेट क्या है, मोड ऑफ जेट इज दिस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ इसलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया और कॉम्प्लेक्स में कुछ एलजेब्रा इसके बारे में बताया कि कैसे कैसे एलजेब्रा होता है। थोड़ा जेड बार के बारे में बताया कि जेड बार क्या होता है, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग भी जरूरत नहीं था तभी मैंने बोल दिया। मॉड जेड,
दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आई, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, मेरे पास एक सेट है ना सी, तो सी सेट के ऊपर ये मेरे पास रूट जेड मिल गया, तो इसके हेल्प से मैं क्या किया, एक डिस्टेंस फंक्शन लिया। सेकेंड, डी इज अ फंक्शन फ्रॉम सी क्रॉस सी टू आर। कैसे डिफाइन किया, डिफाइंड बाय डी ऑफ z1 z2 is equals to mod of z1 माइनस z2। तो मुझे ऑलरेडी पता है mod फंक्शन क्या है, तो उसके हेल्प से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के ऊपर एक डिस्टेंस फंक्शन, एक्चुअली ये वाला टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है ना, ठीक है, ये वाला टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्टेंस फंक्शन ना, ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि डी ऑफ z1 z2 this is greater than equals to 0 for all z1 z2 belongs to C. It's very obvious. Mod function always greater than equals to 0. अच्छा, second property d of z1 z2 is equals to 0। अगर ये 0 हो गया, ठीक है, if and only if z1 को मैंने एक काम किया, z1 को मैंने x1 प्लस i1 लिखा एंड z2 को मैंने x2 प्लस y2 लिखा, ठीक है। तो z1 प्लस z2 इसका मॉड क्या आएगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, दिस इज इक्वल्स टू 0। इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग क्या है, रूट ओवर x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, इसका मीनिंग यही है ना, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, दो रियल नंबर का स्क्वायर 0 हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, x1 माइनस x2 ये 0 होगा एंड y1 माइनस y2 ये 0 होगा। इट मीन्स x1 is equals to x2 and y1 is equals to y2। तो अगर ऐसा हो गया तो z1 एंड z2 दोनों सेम होगा, और सब कुछ इफ एंड ओनली इफ है ना, देखो हर एक स्टेप इफ एंड ओनली इफ है। तो हम लोगों को क्या मिला अल्टीमेटली, डी ऑफ z1 z2 अगर 0 है, इफ एंड ओनली इफ z1 इज इक्वल्स टू z2, ठीक। थर्ड, डी ऑफ z1 z2 this is less than equals to d of z1 z3 plus d of z3 z2 for all z1 z2 z3 belongs to C। चेक करो इसको, ठीक है, बहुत ही इजी एक एक्सरसाइज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, जनरली हम लोग रियल में जब करते हैं इस टाइप से करते हैं ना, x माइनस वाई इसका मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई का मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट टर्म इसको सेकेंड टर्म लेते हैं, लेके ऐसा कर देते हैं ना। ये तो ट्रायंगल इक्वालिटी है, एक्चुअली मैंने प्रूफ ही कर दिया इसका, ठीक है। रियल में होता है, ये कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा होता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा डी ऑफ एक्स वाई वाई, डी ऑफ z1 कॉमा z2 क्या है एक्चुअली, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अच्छा, और हम लोगों को क्या मिला फाइनली,
फाइनली हम लोगों को क्या मिला, x माइनस जेड मीन्स डी ऑफ x कॉमा जेड एंड डी ऑफ जेड कॉमा वाई, ये वाला टर्म। तो Z1 Z2 Z3 को मैंने एक्स वाई जेड से रिप्लेस किया, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो तीनों पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो अगर सी के ऊपर एक फंक्शन ये तीन एग्जाम को अगर सेटिस्फाई करता है तो सी कॉमा डी ये एक मैट्रिक स्पेस फॉर्म करता है, इज ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो एक मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा, राइट। नाउ सी, तो सी के ऊपर हम लोगों ने एक डिस्टेंस फंक्शन देके सी कॉमा डी को एक मैट्रिक स्पेस बना दिया। अच्छा, नाउ थोड़ा पोलर फॉर्म के ऊपर बात करते हैं। देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्चुअली जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर काम करते हैं, ये इसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज ये मेरा जेड है, जिसको हम R2 में एक्स कॉमा वाई इस टाइप से लिखते थे ना। तो वहाँ पे जो पोलर फॉर्म था, यहाँ पे भी पोलर फॉर्म सेम ही है। तो क्या करेंगे, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे ये वाला एंगल कितना हो रहा है, एक्स एक्सिस से वो वाला लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। सपोज दिस इज थीटा, ठीक है। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये मेरा आर, अच्छा ये मेरा आर है, ठीक है, ये मेरा आर है। ये वाला डिस्टेंस आर है। तो ये वाला जो लाइन आएगा ये आएगा आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा। और ये वाला जो लाइन आएगा वो होगा आर कॉस थीटा। दिस इज वेरी इजी। व्हाई? कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा, एक्स बाय आर होगा ना। ये मेरा एक्स है, एक्स बाय आर। एंड साइन थीटा क्या होगा, वाई बाय आर। इधर से ही हम लोग को दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो पोलर फॉर्म मिल गया ना। पोलर फॉर्म में क्या दिखा, हम लोग क्या किए पोलर फॉर्म में, ओरिजिन से एक्स कॉमा वाई ये वाला लाइन को ज्वाइन किया और हम लोगों ने ये देखा वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अगर वो थीटा है तो एक्स मेरा हो जाएगा आर कॉस थीटा और वाई वाई रहेगा आर साइन थीटा। आर में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सेम इधर भी। तो जो मेरा जेड था वो क्या था, एक्स प्लस आई वाई था कॉम्प्लेक्स में। तो एक्स की जगह में लिखूंगा आर कॉस थीटा एंड वाई की जगह में लिखूंगा आर साइन थीटा। तो अगर आर को कॉमन ले लेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। एंड दिस मीन्स आर ई टू द पावर आई थीटा। अच्छा, आर एक्चुअली है क्या, अगर आर को देखेंगे अलग से, अगर आर को देखते, ठीक है। आर, ये वाला जो आर है, इधर से मुझे क्या मिल रहा है, एक चीज ऑब्जर्व करो, इधर से मुझे मिल रहा है एक्स इज इक्वल्स टू आर, ये तो मिल गया है ना, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो थोड़ा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर मेरे पास क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। दिस इज माई आर।
तो और हम लोगों ने पहले पढ़ा है दिस इज मॉड जेड, तो जेड क्या आया, जेड इज इक्वल टू मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा, वेयर थीटा इज tan इनवर्स y by x and here x is not equal to 0। x अगर 0 हो गया तो, अगर x 0 है, if x is 0 then थीटा क्या होगा, पाई बाई 2 होगा ना, अगर यहाँ पे है, सॉरी थीटा 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 क्यों बोल रहा हूँ, थीटा 0 हो जाएगा। x अगर 0, अच्छा सॉरी, x अगर 0 है तो थीटा क्या होगा, x 0 है मतलब y एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो पाई बाई 2 होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा ना। अगर एक्स अगर ऊपर हुआ तो ये मेरा पाई बाई 2 होगा, एक्स अगर वाई नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये एंगल फॉर्म करेगा ना, तो इतना मेरा पाई है, ये मेरा पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे जाके हम लोगों के पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, क्या, आर्गुमेंट, ठीक है, स्मॉल ए आर जी, कैपिटल ए आर जी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये सब आता है, ठीक है। ये सब कुछ तो 12 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार अगर जरूरत हुआ तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली में बेसिक चीजों को जो 11-12 में पढ़ के आए हैं उसको अभी नहीं कराना चाहता, ठीक है। अगर जरूरत लगा तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीज इजी है, देखते जाओ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलना। ओके, अच्छा, अभी एक चीज देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत बोल, Z1 इंटू Z2 ये क्या आएगा, Z1 मेरा क्या है, R1 ई टू द पावर आई थीटा 1 एंड Z2 मेरा क्या है, R2 ई टू द पावर आई थीटा 2। दिस मीन्स R1 R2 ई टू द पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा। अभी मुझे पता है बोला था पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल कर रहा है वो तो मेरा थीटा है। अभी ऑब्जर्व करो थोड़ा और, अभी मैं ऐसे आया तो ये मेरा थीटा आया, ठीक है। अभी मैं क्या किया, इसको रोटेट करके फिर से यहाँ पे आया तो मेरा कितना एंगल बना, ठीक है। तो मुझे मेरे पास एक्चुअली क्या एंगल मिला, अभी 2 पाई रोटेट करने के बाद, ठीक है, प्लस थीटा इतना एंगल मिला। अभी अगर मैं फिर से रोटेट करूं, आ रहा है क्या, अगर मैं फिर से रोटेट करूं तो 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं बार बार 2 पाई ऐड होता जा रहा है, तो 2n पाई प्लस थीटा। तो ये जो मेरा थीटा है ये एक्चुअली यूनिट नहीं है, अगर वो ठीक है, एक बार थीटा आया उसके बाद फिर से 2 पाई ऐड करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरा जो जेड आया था वो क्या आया था, आर ई टू द पावर आई थीटा आया था ना, तो इसको मैं इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ ना, 2n पाई प्लस थीटा, इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ई टू द पावर 2n पाई आई इंटू 2n पाई दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, दिस इज 1। हेलो, वीडियो देख में आ रहा है क्या लिखा हुआ, ओके सी वीडियो आया, हाँ ठीक है।
अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा इसको बोल के इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। क्या अभी यहाँ तक आया? ठीक है। तो माई थीटा इज नॉट यूनिक, क्योंकि थीटा मेरा यूनिक यहाँ पे नहीं आ रहा है, बार बार चेंज हो रहा है ना थीटा। 2 पाई ऐड करने से फिर से थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस थीटा को ट्राई करूंगा 0 से 2 पाई के बीच में रखने का, नहीं तो -पाई से पाई के बीच में रखने का। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी यूज करो चलेगा, जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो जो ये जो मेरा थीटा है ना, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ये क्या होगा, ये होगा 2n पाई प्लस थीटा, जहाँ पे n बिलोंग करेगा जेड में। ठीक है। और मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा थीटा, जो एक्चुअली बिलोंग करेगा, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ -पाई से पाई तक। मतलब मुझे थीटा को यूनिक बनाना है ना, यूनिक बनाने के लिए मैंने एक्चुअली इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। यहाँ पे जाके थीटा यूनिक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया। मैं यहाँ पे जाके स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि लैग कर रहा है वीडियो।